कल के सेशन के अंदर जैसे हमने देखा था कि पोजीशंस को कैसे यूज़ करते हैं, और पोजीशन के साथ साथ हमने कुछ चिल्ड्रन और पेरेंट के ऊपर सीएसएस अप्लाई करने के लिए कुछ सिलेक्टर्स हमने देखे थे। आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केसेस में आपको बताऊंगा कि आप पोजीशंस के साथ आप किस तरीके से आप काम करते हैं। और इसके अंदर आप कोई मेन्यू वगैरह हम बनाकर देखेंगे आज के सेशन के अंदर कि हम मेन्यू वगैरह किस तरीके से हम बनाते हैं पोजीशंस के साथ, और पोजीशंस की कहाँ पे किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे पास सिंपल यहाँ पर एक यहाँ पर मेरे पास जो कल वाली फाइल है वो मैंने ओपन करी हुई है। मैं एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इस फाइल का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल मेन्यू। ठीक है। मेन्यू डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पर नाम रखा फाइल का। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर जो मेन्यू डॉट एच टी एम एल मैंने नाम रखा है फाइल का, इसके अंदर मैं यहाँ पर अपने पास इसके अंदर से सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा एक हेडर होगा जिसके अंदर हम अपना मेन्यू यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी मेन्यू बनाने के लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको फिग्मा के अंदर आपको एग्जांपल दूँ कि मेन्यू आपका किस तरह का आपका बनता है, तो फॉर एग्जांपल फिग्मा के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू हो कि आप यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर मेन्यू वन, मेन्यू टू, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू हो और इस मेन्यू के अंदर ये मेन्यू आपका किसी भी आपके होवर के ऊपर आपका ये मेन्यू ओपन हो। ठीक है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उसको करने के लिए आपके पास यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक डिज़ाइन बना के पहले दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह के मेन्यू की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक बहुत ही बेसिक सा मैंने मेन्यू यहाँ पर आपके लिए बनाया है। ठीक है। और इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू ओपन होगा आपके सर्विसेज का। ठीक है। जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मेन्यू जब आपको यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सर्विसेज काफ़ी सारे तरीके की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कर देते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस तरह की आपकी अलग अलग सर्विसेज आपकी मेन्यू के अंदर आपकी हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। लेकिन आपके पास इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अपनी पोजीशंस आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे अपनी सर्विसेज के मेन्यू के साथ। ठीक है। तो वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर इसकी जो सी एस एस, जो आप इसकी सी एस एस लिखेंगे, वो आप कैसे लिखेंगे, जैसे वो आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आज के सेशन के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी पोजीशंस वगैरह कैसे सेट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कल मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को बताई थी joico.com। ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर, अच्छा, इल्मिस डॉट कॉम के ऊपर हम देख लेते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जैसे ये मेन्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो मेन्यू आपको यहाँ पर ओपन हो रहा है ये आपका किस तरीके से बनाया जाता है आपके HTML के अंदर। ठीक है। तो ये मेन्यू हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि एक मेन्यू किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा मैंने एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है कि जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँ सर्विसेज के ऊपर या फिर किसी भी मेन्यू के ऊपर, तो इसके नीचे इसके इसका रेलिवेंट मेन्यू इसका ओपन होना चाहिए। ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा HTML का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाता हूँ। HTML स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक है नेविगेशंस के लिए मेरे पास यहाँ पर एक HTML का टैग मेरे पास होता है नेव के नाम से। ठीक है। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन नेविगेशन। ठीक है। ये मैंने एक मेन नेविगेशन की मैंने यहाँ पर इसको क्लास दी है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना मेन्यू आइटम में यहाँ पर बनाता हूँ। तो यूएल और एल आई के अंदर इसका मैं आपको बताता हूँ कि यूएल और एल आई आपका क्या होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये मेन्यू का मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। ये मैंने छोटा सा अपना एक फॉर्मेट बनाया है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यूएल और एलआई किस तरीके से आप इसको बनाते हैं। अच्छा, यूएल और एलआई आपके पास क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास जब आप अपने डॉक्स के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। जब आप कोई भी यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी मैं यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह लिखता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं
जो कि आप यहाँ पर अपने पास बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ये बुलेट पॉइंट्स के साथ आपके पास ये लिस्ट होती है जो कि आप यहाँ पर बनाते हैं। तो यूएल एल आई का मतलब आपका ये होता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और ओ इसके अंदर आपके पास एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं ओ एल। ओ एल आपका होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर आप कहते हैं कि जो आपके नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5, जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसको आप कहते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, और जिसके अंदर आपके ये बुलेट्स आ रहे होते हैं इसको आप अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी आपके पास यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अनऑर्डर यूएल जब आप डिफाइन करते हैं तो दैट मीन्स कि आप वहाँ पर अपने अनऑर्डर लिस्ट आप बना रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर टैग के अंदर ओ एल डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑर्डर लिस्ट आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक लिस्ट होती है। फिर इस लिस्ट के अंदर आपके पास ये आपका लिस्ट आइटम होता है। लिस्ट आइटम मतलब एक सिंगल आइटम। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो ये मेरा सिंगल आइटम है, 2 लिखा है तो ये मेरा एक सिंगल आइटम है जो कि सेकंड पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास यूएल होता है ये पूरा। ठीक है, इस यूएल के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स आपको रखने हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अभी अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपको यहाँ पर, अगर आप इसके प्रीव्यू को देखेंगे तो प्रीव्यू के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा अनऑर्डर लिस्ट, आपको एक लिस्ट नजर आ रही है बुलेट पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको मैंने नेविगेशन के अंदर मैंने इसको क्यों यूज़ किया है, इसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन के लिए। आप इसके अंदर लिस्ट भी आप इसके अंदर डिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट आइटम मैंने इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको मैं इसके बारे में बता सकूँ कि ये लिस्ट आइटम्स और यूएल वगैरह जो है ये क्या होते हैं और इसको किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके सर अंदर यहाँ मेरा एक पर, क्वेश्चन। जी बोलें। सर हमने यहाँ पे डिव की जगह एक NAV ये नेविगेशन टैग यूज किया है, इसका क्या मकसद मैं होता है? बताता हूँ। अच्छा, ये नेविगेशन का जो टैग है आपका, नेविगेशन का टैग आपका HTML5 के अंदर जैसे कि आप हेडर का आपके पास अलग टैग होता है, इसी तरीके से आपको नेविगेशन का आपका अलग टैग होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई मेन्यू बना रहे हैं कहीं पे, कोई साइड मेन्यू आप बना रहे हैं या आप टॉप मेन्यू बना रहे हैं या फुटर के अंदर कोई मेन्यूज बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप यहाँ पर नैव का टैग यूज करते हैं जो कि आपकी नेविगेशन होती हैं। ठीक है, नेविगेशन आपकी वो होती हैं जिससे आप अपने एक पेज से दूसरे पेजेस के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी नेविगेशन होती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें ilmes.com के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टीपल नेविगेशन आपके पास यहाँ पर आ रही है। ये पूरी एक नेविगेशन है आपकी, लेकिन इसी तरह से आपके पास ये भी एक नेविगेशन आ रही है, और इसी तरह से आपके पास नीचे आप जाते हैं तो ये भी आपकी एक अलग से नेविगेशन आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल नेविगेशन आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर होती हैं जिसको आप यहाँ पर अपने पास यूज करते हैं। तो नेव का जो टैग होता है ये आपका नेविगेशन को डिफाइन करने के लिए होता है। क्लियर है ये? ओके सर। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर ये 4 मेन्यूज यहाँ पर मैंने बनाए हैं, और इन 4 मेन्यूज को बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सीएसएस भी मैं कर देता हूँ ताकि इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। ठीक है, सीएसएस करने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल का टैग मैं यहीं पे लगा देता हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसकी अलग से सीएसएस भी बना सकते हैं, अलग से सीएसएस की फाइल आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये हेडर के ऊपर कुछ स्टाइल्स में अप्लाई कर देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी यूआई बेटर हो जाए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपनी क्लासेस डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर भी क्लास डिफाइन कर देता हूँ मेन्यू। ठीक है, ये मैंने डिफाइन करी और मैंने इसको बताया एल आई। अच्छा, अब ये कल मैंने आपको बताया था कि जब आप ये लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप डायरेक्ट चिल्ड्रन को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये डायरेक्ट चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि हेडर के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको बॉर्डर, या इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड ब्लैक दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये हेडर का मैंने ब्लैक बैकग्राउंड मैंने दिया है हेडर का। बॉडी बॉडी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मार्जिन 0 और पैडिंग 0 ताकि उसका स्पेस खत्म हो जाए। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ये डिफाइन करने के बाद यूएल के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो स्पेसेस वगैरह होते हैं उसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यूएल मेरा खत्म, यूएल के ऊपर जो स्पेस होता है वो भी खत्म हो गया है मेरा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसमें आपके स्पेसेस होते हैं ये आपके ब्राउजर्स जो हैं ये आपके ऐड कर रहे होते हैं।
तो इस वजह से हम उसको मैनुअली उसे हमें ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने ए का कलर मैंने डिफाइन कर दिया, वाइट कलर। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मेन्यू को मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स। ये मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर ये मैंने आपको पुराने सेशंस के अंदर बताया था कि डिस्प्ले फ्लैग्स करने से ये आपके एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं। ये आइटम्स जो भी इसके इसके जो भी चिल्ड्रन आइटम्स हैं वो एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। अब मेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन्यू के अंदर ये सारे चिल्ड्रन आइटम्स हैं मेन्यू के, तो ये एक सब एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेन्यू के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने अप्लाई किया है। और डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करने के साथ साथ मैं यहाँ पर ए को मैं अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो आपका डिस्प्ले जो आपकी ए की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर अगर आपको कोई पैडिंग्स वगैरह आपको ऐड करनी होती है तो आप इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी होती है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी ए की प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी ए की प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्ले इनलाइन होती है, लेकिन आपको इनलाइन के ऊपर आप कभी भी पैडिंग और मार्जिन आप अप्लाई नहीं करते हैं, आप ये हमेशा अप्लाई करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक हमने अप्लाई किया है ताकि हम इसके ऊपर पैडिंग्स वगैरह हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये मैंने पैडिंग्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाई करी। इसकी मैं थोड़ी सी यूआई में बेटर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो आप लोगों का। ठीक है, ओके। ये मैंने थोड़ा सा इसके यूआई के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया है। हेडर के ऊपर मैंने पैडिंग अप्लाई करी। अच्छा, यूएल के अंदर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास अभी भी बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये बुलेट पॉइंट्स को आपको रिमूव करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है मेन्यू के अंदर। बुलेट पॉइंट्स रिमूव करने के लिए आपको यूएल के ऊपर क्लास प्रॉपर्टी अप्लाई सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अगर क्लास यूएल के ऊपर अप्लाई हुई हुई है तो आप यहाँ पर क्लास के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, जिससे आपका क्या होता है कि आपके बुलेट पॉइंट्स यहाँ से आपके चले जाते हैं। ठीक है, ये आपके बुलेट पॉइंट्स यहाँ से चले गए। अब इसके अलावा मुझे अंडरलाइन हटानी है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइन लगानी है तो बाय डिफॉल्ट ए के ऊपर अंडरलाइन लगी हुई होती है। ए का मतलब होता है कि जो आपका एंकर लिंक है ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर अंडरलाइन होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने अंडरलाइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर नन डिफाइन किया है। लेकिन इसके अंदर आपके पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर। लाइन थ्रो होती है। ठीक है, लाइन थ्रो का मतलब ये आपका कट हो जाता है। ठीक है, और लाइन थ्रो के अलावा आपके पास और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिलहाल मैं इसको नन अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो अंडरलाइन हमारी रिमूव हो जाए। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इस तरह का बॉर्डर रेडियस क्रिएट हो जाए मेरा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एल आई के ऊपर मैं पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि इसके ऊपर थोड़ी पैडिंग भी क्रिएट हो जाए मेरी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद अब मुझे यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करना है। जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँ तो यहाँ पर मेरा मेन्यू ओपन होना चाहिए सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इसके ऊपर जो रेलिवेंट हमारी जो एल आई जो रेलिवेंट हमारी जो डिव होती है उसके साथ मैं उसकी एब्सोल्यूट पोजीशंस में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एल आई के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ एक डिव बनाता हूँ मैं, इसको मैं डिव क्लास देता हूँ सब मेन्यू। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर एक और एल आई में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सर्विस वन। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, सबके साथ यूएल क्रिएट हो गया, सबके साथ मुझे नहीं करना। ठीक है, ये मैंने एक सब मेन्यू बनाया इस एल आई के अंदर। और इस सब मेन्यू के बाद के अंदर मैंने बनाया
अपना एक और लिस्ट मैंने बनाई, और इस लिस्ट के अंदर मैंने अपनी अलग अलग सर्विसेज मैंने डिफाइन कर दी, जो भी मुझे सर्विसेज अपने सब मेन्यू के अंदर मुझे ऐड करनी है। ठीक है, ये मैंने डिफाइन करी। ये डिफाइन करने के बाद मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको अपना लेआउट खराब होता हुआ नजर आएगा। लेआउट आपका खराब होता हुआ आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई नहीं करी हुई। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे सब मेन्यू के ऊपर, तो सब मेन्यू के क्यों सब मेन्यू के ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करेंगे? उसकी वजह यह है कि सब मेन्यू हमारी ऐसी ऐसा बॉक्स है, ऐसा ब्लॉक है, जो कि हमें जो कि हमें ऐसी पोजीशंस के ऊपर चाहिए जिसकी वजह से दूसरे जो उसके ब्लॉक प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्ट नहीं करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यहाँ पर देखें अपने पास, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो इसका साइज हमारा बड़ा हो गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ H1। ठीक है, तो अब अगर आप मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर H1 H2 H3 इस तरह के आपके पास यहाँ पर और भी कंटेंट यहाँ पर आपका आ सकता है। ठीक है, तो और भी कंटेंट आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, ओके। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ और भी सर्विसेज वगैरह मैं ऐड करूंगा तो आपका ये वाला लेआउट भी इसकी वजह से इफेक्ट करेगा। आप यहाँ पर देखें तो आपका ये वाला लेआउट भी इसकी वजह से इफेक्ट कर रहा है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट आप जब डिफाइन करते हैं, आप जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट आप डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लेआउट है, जो इसका पेरेंट लेआउट्स हैं, वो आपका इफेक्ट नहीं करेगा। आप उसकी पोजीशंस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब मेन्यू के ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि जो मेरा लेआउट है वो मेरा इफेक्ट नहीं करे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने डिफाइन करी, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ टॉप 0 पिक्सल, और डिफाइन कर देता हूँ लेफ्ट 0 पिक्सल। टॉप 0 पिक्सल मैंने क्यों डिफाइन किया? टॉप 0 पिक्सल जब मैं इसको डिफाइन करके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि जो आपका मेन्यू है वो आपकी पोजीशन तो उसकी एब्सोल्यूट हो गई है, क्योंकि आपका जो बाद का लेआउट है वो आपका इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये आपका टॉप 0 और लेफ्ट 0 के ऊपर जाके चिपक गया है, जो कि आपका बॉडी इसका पेरेंट है। ठीक है, रेलिवेंट जो है, हमने इसकी जो सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सर्विस है वो आपके इसके अंदर आनी चाहिए, इसके नीचे आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने इसको अभी अभी हमने रिलेटिव हमने नहीं बनाया। ठीक है, तो अभी हमने इसको रिलेटिव नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारा जो मेन्यू की जो पोजीशन है, जो सब मेन्यू की पोजीशन है, वो हमारी बॉडी के हिसाब से उसने पोजीशन कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी LI को यहाँ पर मैं रिलेटिव बनाता हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर अपनी LI को यहाँ पर रिलेटिव बनाता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मेन्यू जो है वो आपका इसकी पोजीशन के हिसाब से मैनेज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर हर मेन्यू के अंदर अगर आपके पास यहाँ पर इसके सब मेन्यूज हों, तो वो सारे सब मेन्यूज आपकी इस LI की पोजीशन के हिसाब से अपनी जो पोजीशन है, आपने जो भी डिफाइन करी है, बॉटम लेफ्ट या राइट जो भी आपने डिफाइन करी है, वो आपने आपके इस बॉक्स के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर जैसा आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर मैंने रेलिवेंट पोजीशन मैंने अप्लाई करी सारी LIs के ऊपर, जबकि ये वाला जो मेरा सब मेन्यू है ये मेरा इस LI के अंदर है, इसकी जिसकी वजह से इसने अपनी यहाँ पर पोजीशंस मेरी यहाँ पर सेट कर दी है। लेकिन इसके अंदर मुझे और भी कुछ स्टाइल्स वगैरह मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, विड्थ में डिफाइन कर देता हूँ इसकी 400 पिक्सल या 350 पिक्सल। ठीक है, और इसके अलावा ये डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो इसकी पोजीशन मैंने टॉप डिफाइन करी है उसको फिलहाल मैं 0 रख देता हूँ, क्योंकि वो आपको समझ में एक चीज़ समझानी है मुझे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ आपकी डिफाइन हो गई है। ठीक है, लेकिन ये आपका टॉप 0 के ऊपर आ रहा है। टॉप 0 का मतलब ये है कि आपका जो LI की जो आपकी पोजीशन है उसके टॉप 0 और लेफ्ट 0 से जाके ये चिपक रहा है, उसके उस वहां पे जाके ये स्ट्रक हो रहा है आपकी LI की पोजीशन के हिसाब से। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, टॉप 50 पिक्सल, टॉप 50 के बजाय मैं 60 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने किया। ये करने के बाद
ये करने के बाद में जो अब सब मेन्यू के अंदर जो मेरा यूएल है इसको भी मुझे स्टाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने स्टाइल किया है वो मैंने इसके सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड है मेन्यू के सिर्फ उनको मैंने स्टाइल किया। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर जो आपके चाइल्ड जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उनको मैंने स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। मैंने अंदर सब मेन्यू का मैंने स्टाइल नहीं किया। तो सब मेन्यू के अंदर मुझे उसके लिस्ट आइटम्स को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एल आई क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर जो सब मेन्यू है मेरा इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, क्योंकि ये आपका सब मेन्यू जो है वो आपका एक डिफ के अंदर है। तो इस डिफ के अंदर जब आपका सब मेन्यू है तो इसको मुझे अलग से यूएल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूएल की मुझे मार्जिन और पैडिंग मुझे रीसेट करनी है और मुझे इसकी लिस्ट स्टाइल भी हटानी है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इसका लिस्ट स्टाइल हट गया और ये आपका लेफ्ट साइड के ऊपर जाके स्टक हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो 350 डिफाइन किया इसको मैं 250 कर रहा हूँ, और इसके अंदर ए के अंदर मैं यहाँ पर कुछ और डिफाइन स्टाइल्स में डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर, ठीक है। ये कुछ मैंने स्टाइल्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ओके, ठीक है। ए के ऊपर ये स्टाइल्स मैंने डिफाइन किए, जबकि मैंने इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करी हुई है, तो मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ए की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्ले इनलाइन होती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पर डिफाइन किया, और इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा सर्विस मेन्यू यहाँ पर आ रहा है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा शेडो अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। शेडो अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको मैं डिटेल के अंदर आपको दूसरे सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप अगर इसको यहाँ पर ऐसे देखें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। शेडो मैंने इसके अंदर अप्लाई किया, अगर आपको यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पर शेडो नज़र आ रहा होगा इस बॉक्स के पीछे, ठीक है। ये जो शेडो आपका यहाँ पर होता है, ये अगर आप देखें तो ये आपको शेडो नज़र आ रहा होगा इस बॉक्स के पीछे, ठीक है। तो जो शेडो आपका यहाँ पर होता है इसके अंदर आपके पास चार तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आपके पास होता है आपका, एक आपके पास इसकी पोजीशन होती है, शेडो की एक्स वाई पोजीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर मैं इसको आपको मॉडिफाई करके दिखाऊं, तो ये आपके पास यहाँ पर ये इसकी ये आपके पास यहाँ पर इसकी ये वाई पोजीशन होती है, और ये आपकी एक्स एक्स पोजीशन होती है। मतलब हॉरिजॉन्टल को आप कहते हैं एक्स पोजीशन और वर्टिकल को आप कहते हैं वाई पोजीशन, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 पिक्सल का मतलब ये है कि मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी जो है वो 10 पिक्सल अप्लाई करी है, और ये मैंने वर्टिकल पोजीशन इसकी 100 अप्लाई करी है। ये आपका जो शेडो का जो साइज है, जो आपकी शेडो की पोजीशन है वो आपकी यहाँ से मैनेज होती है, ठीक है। अच्छा, शेडो आपका कितना ज़्यादा ब्लर होना चाहिए, साइड्स उसके कितने ज़्यादा ब्लर होने चाहिए, वो आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको और ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो ये और ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने शेडो का स्टाइल आप यहाँ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास अगर आप एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो शेडो है, अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपका शेडो जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखेंगे तो आपके शेडो का ये साइज यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये आपका शेडो का ब्लर मेंटेन मैनेज होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये चार डिफाइन करते हैं और एक आप कलर डिफाइन करते हैं तो आप यहाँ पर अपने शेडो के ब्लडनेस को और उसके साइज को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल साइज की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर शेडो का सिर्फ ब्लर हम यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक शेडो अपना यहाँ पर अप्लाई किया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, अब ये वाला जो मेन्यू है आपका, ये मेन्यू मुझे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँ तब ये ओपन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ कि इसके लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो मेरा सब मेन्यू है, सब मेन्यू का मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूँ, विजिबिलिटी हिडन,
ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ओपेसिटी जीरो। विजिबिलिटी हिडन क्या होता है और ओपेसिटी जीरो क्या होता है? ओपेसिटी का मतलब आपका ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आपके पास ये है और आपके पास सेकंड बॉक्स आपके पास ये है। ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा हूँ आपके कलर्स। ठीक है। तो ये आपके पास दो बॉक्सेस हैं। अब ओपेसिटी आपके पास क्या होती है? ओपेसिटी आपके पास ये होती है कि इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पर 100% का नंबर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं 70 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देता है। ठीक है। ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देता है, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। ये जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर कम करूंगा ये उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपकी कम कर देगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये बॉक्स तो विजिबल हो रहा है लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपने कम करी हुई है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओपेसिटी, जिससे आप अपनी ट्रांसपेरेंसी आप मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है? विजिबिलिटी हिडन क्या होता है? विजिबिलिटी हिडन आपके पास होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल इसको आप हाइड कर देते हैं। ठीक है। मतलब ये बॉक्स आपका अभी भी उस जगह पर मौजूद है लेकिन आपने क्या किया है, आपने सिर्फ इसको हाइड कर दिया। तो ये आपका विजिबिलिटी हिडन का जो है वो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है आपके पास डिस्प्ले डिस्प्ले नन, और एक होती है आपके पास विजिबिलिटी हिडन। ठीक है। डिस्प्ले और विजिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? दोनों आपके सेम तरीके से काम करते हैं लेकिन एक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। वो ये होता है कि जब आप डिस्प्ले नन जब आप कर देते हैं तो वो आपकी उस जगह का स्पेस नहीं लेता। ठीक है। लेकिन जब अगर आप उसको विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो विजिबिलिटी हिडन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उसको हाइड कर देता है लेकिन अपना स्पेस वो ले रहा होता है वहां पे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये एक डिव बनाई है और इस डिव को आपने विजिबिलिटी हिडन किया है और इसके बाद आप एक और डिव बनाते हैं तो वो इसके नीचे आएगी, जबकि ये वाली डिव आपको नजर नहीं आ रही होगी लेकिन ये अपनी जगह पर होगी। ठीक है। अच्छा। तो इसी तरीके से आपके पास जो डिस्प्ले नन होती है, अगर आप इसके ऊपर डिस्प्ले नन अप्लाई करेंगे और इसके बाद आप कोई डिव बनाएंगे तो वो डिव आपकी इसको फिर वो कंसिडर नहीं करेगा, वो डिव आपकी यहाँ ऊपर से ही स्टार्ट होगी। ठीक है। तो ये आपकी डिस्प्ले नन के अंदर डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी में आपका ये मेन डिफरेंस होता है कि विजिबिलिटी हिडन आपका स्पेस मेंटेन कर रहा होता है लेकिन डिस्प्ले नन आपका स्पेस मेंटेन नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो ये आपका मेन कोर डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन, एक और डिफरेंस होता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर कि इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तो फिर उसके बाद में आपको उसका डिफरेंस सेकंड डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर आपकी वो डिव आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पर देखें तो वो डिव आपकी यहाँ पर नहीं आ रही। आपका वो डिव आपके पास यहाँ पर प्लेस करती है लेकिन आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी मेन्यू आपके पास यहाँ पर जो है वो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन वो डिव अपने पास यहाँ पर अपना स्पेस मेंटेन करती है, ठीक कर रही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन मैंने अप्लाई किया और ओपेसिटी जीरो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अगर मैं ओपेसिटी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो डिव है वो आपकी यहाँ पर जो है आप उसको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आपको इस नहीं समझ में आएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं उसको तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ओपेसिटी जीरो जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और विजिबिलिटी हिडन आपकी डिव को हाइड कर देता है उसके, लेकिन वो स्पेस अपना मेंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने डिफॉल्ट जो इसकी स्टेट है वो तो मैंने इसकी डिफॉल्ट के अंदर इसको मैंने हाइड कर दिया, लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूं तब मुझे उसको डिस्प्ले करना है। उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो मेरा एल आई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल आई के ऊपर जब मैं माउस ओवर करूँ तो इसके अंदर जो मेरा सब मेन्यू है वो मेरा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एल आई को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा लास्ट में। ठीक है। और मैं इसको बताऊंगा कि इस एल आई के अंदर जो मेरा सब मेन्यू है वो मेरा हो जाना चाहिए विजिबिलिटी विजिबल और ओपेसिटी वन। ओपेसिटी आपकी जीरो से लेके वन तक होती है। जीरो से वन का मतलब ये है कि आप आप उसको 1 2 3 जीरो 0.5 0.6 0.8 इस तरह से करके आप अपनी ओपेसिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। ओपेसिटी वन मैंने अप्लाई करी। अच्छा, अभी तो वो इसको डायरेक्टली वो इसको इनेबल कर देगा दोबारा से। ठीक है। ये दोबारा से डायरेक्ट इनेबल कर देगा, लेकिन ये मुझे इनेबल करना है जब मैं इस एल आई के ऊपर माउस ओवर करूं। इस एल आई के ऊपर जब मैं माउस लेकर जाऊं तब ये मुझे इनेबल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा होवर।
ठीक है, कॉलन और कॉलन के साथ होवर। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये डिफाइन करूंगा और डिफाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो एल आई है, इसके ऊपर ये मेरी जो डिव है वो मेरी ओपन हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने इसके अंदर ये बताया कि जो मेरा एल आई है, इसके इसके होवर करने के ऊपर जो इसका पेरेंट सब मेन्यू है, उसके ऊपर ये विजिबिलिटी विजिबल और ओपेसिटी 1 की का स्टाइल ही अप्लाई कर दें। ठीक है, क्लियर है ये? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? सर हमने ये जो होवर का टैग यूज किया है, इसका इनके क्या मतलब है? एनिमेशन के लिए यूज होता है या कोई और इसका होता है? नहीं, ये एनिमेशन नहीं कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप माउस लेकर जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये आप किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हेडिंग 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 के ऊपर मैं बताता हूँ कि इसका जो कलर है वो होना चाहिए येलो। ठीक है, ऑरेंज कर देता हूँ ताकि वो क्लियरली नजर आए। अब सारी हेडिंग 1 का कलर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी भी हेडिंग के ऊपर जब मैं माउस ओवर करूँ, माउस लेकर जाऊँ, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। वो काम कैसे होता है आपका? वो काम करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, H1 का एक सिलेक्टर बनाते हैं और इसके ऊपर आप बताते हैं होवर का सिलेक्टर। ठीक है, तो जैसे आप ये बताते हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पर इसके अंदर और स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई H1 के ऊपर होवर माउस लेकर जाए, तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर H1 के अंदर एक होवर मैंने अप्लाई किया, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल बता दिया कि इसके होवर करने पर इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसकी हेडिंग का कलर जो है वो आपका रेड हो रहा है। तो ये आप किसी भी सिलेक्टर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि जो आपका हेडर आ रहा है, अब हेडर के ऊपर भी अगर मैं इसको अप्लाई करूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका हेडर है, हेडर के होवर के ऊपर इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका हो जाना चाहिए ऑरेंज। ठीक है, जैसे ही मैं हेडर के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मेरा ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर होवर का इफेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ताकि किसी भी डिव के ऊपर मैं लेकर जाऊँ तो उसका होवर का इफेक्ट चेंज हो जाए। और इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अगर इस ए का कलर भी मुझे चेंज करना है कि फॉर एग्जांपल जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसके ऊपर स्टाइल जो है वो डिफरेंट अप्लाई हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो ए है, इसके अंदर आपने यहाँ पर अप्लाई किया कि ए के ऊपर आपने इसका कलर जो है वो आपने ब्लैक किया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ए पे होवर करता हूँ, तो इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल कलर ऑरेंज। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये मुझे करना है इसके होवर करने में। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो आपको ये नजर आएगा कि ये वाला मेन्यू आपका सिर्फ ये ऑरेंज आ रहा है, बाकी सारे आपके ब्लैक कलर के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपर्स ये मिस्टेक करते हैं। एक मिनट होल्ड, इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ इसको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।